आइए अब विस्तार से शुरू करते हैं आगे का एजेंडा। आज की शुरुआत शो में आपको उन खबरों की एक झांकी दिखा देते हैं जिन पर आज दिन भर सबकी नजरें रहने वाली हैं, जो आज बनेंगी आगे का एजेंडा। आज संसद में काम होगा या हंगामा होगा, इस पर नजर है, क्योंकि विपक्ष नीट पेपर लीक कांड पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है और सरकार भी चर्चा से इनकार नहीं कर रही। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि परंपरा यही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सबसे पहले जो चर्चा है वो धन्यवाद प्रस्ताव पर ही होती है और उसके बाद जो भी मुद्दा जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। तो अब देखना ये होगा कि ये सियासी रस्साकशी जारी रहती है या फिर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष शिरकत करता है। तो आज भी नीट पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है, विरोध जारी रहता है उसका या फिर ये गतिरोध टूटेगा, इस पर नजर। और इस बीच संसद से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन में एक और उम्मीदवार का नाम सामने आया है। ममता बनर्जी ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम आगे कर दिया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। और इस बीच एक और मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है और वो है नए क्रिमिनल कानून जो आज से पूरे देश में लागू हुए हैं और इसके साथ ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून का अंत हो गया है और साथ ही नई सियासी महाभारत का आगाज हो गया, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉ को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। तो आज से लागू हुए नए कानूनों को लेकर अब राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, कांग्रेस ने लोकसभा में ये जो तीनों क्रिमिनल लॉज आज से जो लागू हुए हैं उस पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कार्य स्थगन नोटिस दिया है। मनीष तिवारी ने तीनों कानूनों को जेपीसी में भेजने की मांग की है। तो तीन नए कानूनों को जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, इसी को लेकर मनीष तिवारी की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में दिया गया है। तो ये तीन नए कानून 2023 में बन गए थे, 1 जुलाई 2024 से लागू होने थे और रात 12 बजे से देश में ये नए कानून लागू हो चुके हैं। लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच आपका परिचय करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। मैं इन तीनों का रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये जो खबर आ रही है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। खबर यह है कि तीन नए कानूनों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। प्रतिक्रिया आई है मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये बुलडोजर न्याय नहीं चलने देंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। ये तीन नए कानून विपक्ष इसको बुलडोजर न्याय की संज्ञा दे रहा है और आप जानते हैं इन तीन नए कानूनों को लेकर सबसे पहले विपक्ष की तरफ से आवाज ममता बनर्जी ने उठाई थी और इसके बाद आज वो तारीख जब ये तीन नए कानून देश में लागू हो चुके हैं, अब विपक्ष के जो सुर हैं वो और बुलंद हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बुलडोजर न्याय नहीं चलने देंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और सबसे पहले जरा जैनेंद्र से जानते हैं। मैं जैनेंद्र आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनाते हैं पहले। To 1973, so there are problems galore with these laws, and that's why I have been saying this from the day they were passed by Parliament by suspending 146 MPs that these laws are perverse. They need to be re-examined by the House, and only after their re-examination and a detailed examination by the joint parliamentary committee should they be implemented. There is enough reason to pause the implementation of these laws. मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव इसीलिए सदन में दिया है क्योंकि वो ये चाहते हैं, बल्कि पूरा विपक्ष ये चाहता है कि ये तीन नए कानून 2023 में जब 146 विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके इनको पास किया गया, ये काले कानून हैं, इन पर तब चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई और ऐसे में अब इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इन तीनों कानूनों को भेजना चाहिए और तब तक के लिए इनको सस्पेंड करना चाहिए, ये कहना है मनीष तिवारी का। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। जैनेंद्र, मुझे बताइए, ये तीन नए कानून ये तो लागू हो गए हैं देश में, अब ऐसे में आज से विपक्ष की क्या तैयारी है? क्योंकि आज वो तारीख जब ये कानून लागू हो गए, ऐसा लग रहा है अचानक से कांग्रेस पार्टी जागी और आज ही कार्यस्थगन प्रस्ताव, आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कि साहब ये बुलडोजर न्याय है, नहीं चलने देंगे। जैनेंद्र,
बिल्कुल, देखिए चूंकि आज से ये कानून लागू हो रहे हैं इसलिए आज की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। जब ये बिल लाए गए थे सदन में, हालांकि उस समय एक संसद में की सुरक्षा में सेंध लगी थी और गृह मंत्री के बयान की मांग विपक्ष कर रहा था और इसकी वजह से जो हंगामा हो रहा था, इसकी वजह से 140 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था और इस दौरान ये कानून जो है पारित हुए थे और इसी की याद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिलाई है। और तब भी कांग्रेस समेत विपक्ष का कहना था कि इन कानूनों को, इन विधेयकों को, तब विधेयक थे, उन्हें जेपीसी में भेजा जाए, इस पर और विचार विमर्श किया जाए। कानूनों का जो नाम है उनकी शब्दावली को लेकर के भी विपक्ष के कुछ दलों को आपत्ति थी, खासतौर पे तमिलनाडु की पार्टी डीएमके को। तो विपक्ष तब भी ये मांग कर रहा था कि इसको जेपीसी को भेजिए, इस पर और विचार विमर्श और चर्चा की जरूरत है। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था और कानून पारित हो गए थे, आज से लागू भी हो गए। तो यही वजह है कि आज मनीष तिवारी ने इस पर कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी निशाना साध रहे, कांग्रेस समेत विपक्ष एक बार फिर से इन तीनों का जो कानून बने हैं इनको जेपीसी में भेजने की मांग कर रहा है। लेकिन उसे भी पता है कि ये कानून अब लागू हो चुके हैं, ये सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है विरोध प्रदर्शन की। इसको लेके कोई खास विरोध प्रदर्शन की कोई तैयारी नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आज से औपचारिक शुरुआत, हालांकि राज्यसभा में तो शुक्रवार को ही हो गई थी। विपक्ष आज इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोलेंगे, लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण तकरीबन 12 बजे के आसपास होना है। तो विपक्ष आज से राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसमें भाग लेगा। और इस दौरान चाहे वो नीट पेपर लीक विवाद हो या ये तीनों कानूनों का मामला हो या इसके अलावा अन्य मामले हो, उन सबको अपने भाषणों में उठाएगा। रोमाना, बिल्कुल, देखिए हम तो शुक्रवार को भी जब विपक्ष की तरफ से इतना हंगामा बढ़ा था कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी आज सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए, तब भी ये कह रहे थे कि ये हंगामा और ये स्थगन नहीं होना चाहिए क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका दायरा बहुत बड़ा होता है और ऐसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर अपनी बात रखने की उसमें विकल्प होता है, छूट होती है एक तरीके से। तो संवाद होना चाहिए, सदन में बात होनी चाहिए। और इस बीच ये जो नए कानून जिसको लेकर एक नई रस्साकशी सदन में देखने के लिए मिल सकती है, ये नए कानूनों में जो अहम बदलाव हुए हैं ये जरा समझ लीजिए आप। पहली बार आतंकवाद को लेकर बाकायदा व्याख्या की गई है, राजद्रोह हटा दिया गया है और राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शामिल कर दिया गया है। यहां पर ये बदलाव, अच्छा, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप एफआईआर करवा सकते हैं, मतलब जीरो एफआईआर की जो सुविधा है वो दे दी गई है। अगला पॉइंट आपके सामने लाते हैं, घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा सकेगी। तो ये नए कानून में जो अहम बदलाव हुए हैं उसको लेकर एक एक कर जानकारी आपको दे रही हूं मैं। भगोड़ा घोषित करने के जो प्रावधान हैं उनको और बढ़ा दिया गया है, तो फिर भगोड़ा आप घोषित कर सकते हैं क्योंकि और प्रावधान उसमें जोड़ दिए गए। फांसी की सजा में अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें फांसी की सजा हो सकती है तो कम से कम उम्र कैद की सजा मिलेगी ही। मॉब लिंचिंग के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ दिया गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो ये वो बड़े बदलाव हैं जो इन कानूनों में किए गए हैं और ऐसे में अब इन कानूनों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 2023 में जब लोकसभा से 140 से ज्यादा सांसद विपक्ष के निलंबित थे तो जल्दबाजी में बिना चर्चा के सरकार ने इन कानूनों को पास करा लिया। और ऐसे में नए कानूनों में जो अहम बदलाव हैं, शब्दावली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है ना, सीआरपीसी जो हम सुनते थे, अब ये खत्म हो गया है और आज से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये है नया कानून। और इसी तरीके से आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड था अंग्रेजों के जमाने का 1860 का, वो बदल गया है और अब उसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इसने जगह ले ली है। और इसी तरीके से पहले जो है वो अंग्रेजों के जमाने का इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, ये भी बदल दिया गया है और इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया। इसमें बहुत से बदलाव हैं, जैसे पहले कोर्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो सबमिसिबल नहीं होते थे, लेकिन अब उसके लिए भी गुंजाइश बना दी गई है। तो इस तरीके के बहुत से चेंजेस हैं जो इन तीनों कानूनों के तहत किए गए हैं। और कानूनों को क्यों बदला गया, नए कानून में और क्या कुछ खास है, इस पर देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विस्तार से अपनी बात रखी है, जरा सुनिए। कि जब इंडियन पीनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दो, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता। और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों को न्याय देने के लिए ही ये तीनों कानून लाए गए। एक वक्त जो
और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज पांडे का मैं रुख करती हूँ। नीरज, ऐसे में ये विपक्ष की मांग, इससे तो सिर्फ और सिर्फ रार ही बढ़ेगी, क्योंकि इन तीनों कानूनों को लेकर सरकार का नजरिया, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कानून देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। आप देखिए, अगर इन कानूनों पर गौर करें तो सरकार का कहना है कि 45 दिन में किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे तो 45 दिन में सुनवाई होनी ही होनी है, उस पर चर्चा होनी ही होनी है। यानी जो कोर्ट में भी लंबे समय तक चलती रहती थी फाइलें, उन पर भी रोक लगेगी। चार्जशीट मिनिमम 30 दिन के अंदर दाखिल करना ही होगा पुलिस को, यानी कि कई बार चार्जशीट दाखिल करने में ही पुलिस 6-6 महीने लगा लेती थी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव हैं जो इन कानूनों में लाए गए हैं और सरकार का साफ मानना है कि इन कानूनों से लोगों को फ़ायदा होगा। अब रही बात विपक्ष की, तो फ्राइडे को ही जब संसद की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए कि उन्हें चर्चा नहीं करनी है और उन्हें सबसे पहले चर्चा से पहले नीट पर और जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर बात करनी है। सरकार का कहना साफ है कि आप चर्चा कीजिए, अगर आपको नीट के मुद्दे पर बात करनी है तो पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर लें और नीट के मुद्दे पर स्पेशल एक सेशन कर लिया जाएगा, स्पेशल बातचीत कर ली जाएगी, उसमें आप एक दिन पूरा निर्धारित कर लिया जाएगा। फिलहाल जो 21 घंटे निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आप उस पर अपनी बात रखते हुए भी नीट की बात रख सकते हैं। और उस दौरान सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ भी कर दिया है कि नीट को लेकर वो अपनी बात कहने को तैयार है, सरकार का पक्ष रखने को तैयार है और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देने को तैयार है कि क्या कुछ सरकार कर रही है और क्या कुछ यहाँ पर ये बताते चलूं दर्शकों को कि 21 घंटे का समय राज्यसभा में, जहां पर चर्चा शुक्रवार को शुरू हो गई थी, और 16 घंटे का समय धन्यवाद प्रस्ताव के लिए लोकसभा में रखा गया है, जहां आज पक्ष विपक्ष में ये एक के बाद एक नए मुद्दे आर पार वाले जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये उम्मीद कुछ जरूर नजर आ रही है कि बहुत मुमकिन है आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उसमें विपक्ष शिरकत कर ले। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, ये जो कानून में बदलाव हुआ है आईपीसी में, जिसके बाद अब भारतीय न्याय संहिता 2023 आज से लागू हो गई है। इसके तहत पहला मुकदमा भी आज दिल्ली में दर्ज हुआ। सेंट्रल दिल्ली की कमला मार्केट थाने में नए कानून के तहत दर्ज हुई है पहली एफआईआर। एक रेडी वाले के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रेलवे स्टेशन के पास रेडी लगाकर पानी गुटखा बेच रहा था और पुलिस का आरोप है इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, नए कानून लागू और पहली एफआईआर दिल्ली में कमला मार्केट इलाके में खुद पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है या किसी की शिकायत पर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है? क्या डिटेल्स मिल रही है इस केस के बारे में, जरा बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बताना चाहूँगा कि ये एफआईआर जो है वो पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। दरअसल कमला मार्केट थाने के पुलिसकर्मी कल रात को पेट्रोलिंग पर थे और पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि दीपक नाम का एक शख्स है जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क के बीच में ही एक रेडी लगा रखी है जिस पर वो अपना कुछ सामान बेच रहा था। इसके बाद उन पुलिसकर्मियों ने उस शख्स को वहाँ से उस रेडी को हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार कहने के बावजूद नहीं माना। उसके बाद उसका वहाँ पर वीडियो बनाया गया, उसकी डिटेल ली गई और उसके बाद उसके खिलाफ बीएनएस की जो धारा 285 है उसके तहत मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन बीएनएस के तहत यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो पहला मुकदमा है दिल्ली के अंदर वो सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ है। जी रुमाना, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। आज संसद में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। एक तरफ तो 3 नए कानूनों का मामला जो सियासी तौर पर गर्मा रहा है और वहीं दूसरी तरफ नीट समेत दूसरे कई मुद्दे हैं जिसके जरिए सरकार की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष तैयार नजर आ रहा है। तो कुछ ही देर में संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन की तैयारी में भी हैं। इस प्रोटेस्ट के जरिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाया जाना है। आज संसद का जो शेड्यूल तय है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। शुक्रवार को भी इसकी कोशिश में सत्तापक्ष की तरफ से पहल की गई, लेकिन आखिरकार विपक्ष नहीं माना। हंगामा विपक्ष का इतना ज्यादा था कि लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार मतलब आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था शुक्रवार को। हाँ, राज्यसभा में जरूर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई थी। अब अगर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा शुरू होगी तो लोकसभा में उस प्रस्ताव को अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद की तरफ से रखा जाएगा, जिसका अनुमोदन फिर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज करेंगी। और चर्चा अगर होती है तो इस क्रम में विपक्ष की तरफ से पहले जो वक्ता हैं वो राहुल गांधी रहेंगे।
जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है। इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, सबने एक स्वर में तय किया था देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कम से कम नीट का एग्ज़ाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं। खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा भी है तो चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे। बहस करने के बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। ये हो हल्ला क्यों, ये हुड़दंगबाजी क्यों? क्या इनको अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? 10 वर्षों के बाद विपक्ष को कोई नेता प्रतिपक्ष मिला है। अपनी भूमिका निभाएं, सदन में चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। उधर लोकसभा की डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा दांव चल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि फैजाबाद से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया है। इस बात को लेकर विपक्ष के सभी नेताओं में अब आम सहमति बनाई जा रही है और सूत्रों से पता यह चला है कि विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि आप डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष का समर्थन कीजिए। जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुछ जानकारी मिल रही है, सत्ता पक्ष का रुख क्या रहने वाला है? डिप्टी स्पीकर का पद जिस पर विपक्ष ये मानकर बैठा है कि क्लेम उसी का है, और अब तो अवधेश प्रसाद का नाम तक तय कर लिया गया एक तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर। और जैसी कि खबरें हैं कि ममता बनर्जी राजनाथ सिंह को संदेश तक पहुंचा चुकी हैं कि विपक्ष में अवधेश प्रसाद को बना दिया जाए डिप्टी स्पीकर। सत्ता पक्ष की मंशा क्या सामने आ रही है नीरज? देखिए, विपक्ष की मंशा तो साफ है कि उन्होंने एक तय किया है कि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद जीत कर आए हैं उनको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, और इसके लिए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के साथ बात करके, सभी लोगों के साथ चर्चा करके ये तय किया है। और सूचना ये भी है कि उन्होंने इस बात की जानकारी राजनाथ सिंह तक पहुँचा दी। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि डिप्टी स्पीकर पद होगा नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जाएगा या सत्ता पक्ष के ही किसी घटक दल को दिया जाएगा या एनडीए के किसी घटक दल को दिया जाएगा, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सरकार की तरफ से अभी इस पर स्पष्टता आनी बाकी है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि राजनाथ सिंह या एनडीए की तरफ से क्या कुछ निर्णय होता है और क्या कुछ उधर से बात सामने आती है। लेकिन एक सवाल ये बड़ा हो जाता है ना नीरज की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देख रहा हो अवधेश प्रसाद के नाम को लेकर? क्योंकि देखिए, डिप्टी स्पीकर पद तो है, लेकिन पद पर नियुक्ति होगी या नहीं होगी, ये सवाल है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ 2019 से 24 के बीच कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली रहा, और उससे पहले 2014 में 2019 के बीच एनडीए ने अपने ही सहयोगी एआईएडीएमके को डिप्टी स्पीकर का पद दिया। इसीलिए सवाल एक बार फिर वही, सत्ता पक्ष की इस बार मंशा क्या है? क्योंकि इस बार संख्या के लिहाज से विपक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। नीरज?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी एनडीए के सामने सवाल ये है कि वो डिप्टी स्पीकर पद देता भी है तो किसको देता है। और जैसा 2019 में उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद ही नहीं दिया था, 2014 में थम्बी दुरई बनाए गए थे, वो डीएमके से थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोशिश होगी एनडीए की और भारत सरकार की कि वो डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखे या अपने सहयोगी दल के पास रखे। और ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है विपक्ष के किसी बड़े दल को तोड़ने के लिए या विपक्ष के किसी बड़े दल को एनडीए की तरफ लाने के लिए डिप्टी स्पीकर पद का ऑफर भी दिया जा सकता है। ये सारी बात भी हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्टता आनी बाकी है। सरकार की तरफ से एक बार स्थिति साफ होने दीजिए, उसके बाद ही। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी सरकार की तरफ से स्पष्टता आनी बाकी है, संकेत अभी कुछ मिल नहीं रहे हैं। विपक्ष कोशिशों में लगा हुआ है किसी तरीके से डिप्टी स्पीकर के पद पर उसका कोई नेता बैठ जाए। देखिए, मॉनसून जो है वो पूरे उत्तर भारत में पहुंच चुका है। लगातार बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों से लोगों को गर्मी से राहत जो मिलनी चाहिए थी, उसके मुकाबले जो मुश्किलें बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी में बढ़ गई हैं, वो ज्यादा सता रही हैं। दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का कहर दिल्ली पर बरसेगा। गुजरात में कई शहरों में भारी बारिश से हाल अभी से बेहाल हो चुका है। उसकी तस्वीरें भी सामने हैं, आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम की मार इस बारिश के मौसम में कैसे लोगों पर पड़ रही है, उसकी गवाही देती है 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें अहमदाबाद, मेहसाणा, सूरत, गांधीनगर, वलसाड़ और द्वारका, ये गुजरात के अलग अलग इलाके हैं और इन गुजरात के अलग अलग शहरों की तस्वीर आपके सामने है। कमोबेश एक जैसी तस्वीर, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का दबदबा, पानी का राज ही नजर आ रहा है और साथ ही तबाही नजर आ रही है इन तस्वीरों में, चाहे अहमदाबाद हो या गांधीनगर हो। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड से। बादल बरस रहे हैं, रास्ते नदी में बदल रहे हैं और जिंदगी त्राही त्राही कर रही है। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बारिश की मूसलाधार रफ्तार अब मुसीबत का सबब बनने लगी है। कहीं रास्तों पर सैलाब है तो कहीं अंडरपास में पानी का लॉकडाउन। सबसे पहले गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की तस्वीर देखिए। बारिश के बाद अहमदाबाद के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। अहमदाबाद के शेला इलाके में गगनचुंबी इमारतों के बाहर दरिया बहता दिखाई दिया। अहमदाबाद में गिरी हुई बारिश के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति है वो देखने मिल रही है और उसके कारण यहाँ के जो स्थानिक है वो हैरान परेशान हो गए हैं। अभी हम हैं अहमदाबाद के शैला इलाके में और आप देख रहे हैं सामान्य बारिश में भी यहाँ जल भराव की स्थिति सामने दिख रही है और उसके कारण लोग हैं जो परेशान हो गए हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, कितनी दिक्कतें आ रही है? बहन, यहाँ पे 2018 से हम रह रहे हैं और अहमदाबाद में सबसे पोश इलाके में ये एरिया गिना जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी 2018 से आज तक हम सारे टैक्सेस भर रहे हैं, लेकिन छोटा सा पानी की छोटी सी आधे घंटे की बरसात में आप रोडों की हालत देख लीजिए, कितना पानी यहाँ पे भर चुका है। बहुत सारी तकलीफें हो चुकी है, लाइट की कोई व्यवस्था हो नहीं रही है, गटर के पानी की कोई निकास है नहीं, यही पानी बेक होके हमारी सोसाइटियों में अंदर जा रहा है। ये 3-4 महीने पहले ही ये रास्ते का काम हुआ है और अभी रास्ता बनने के पहली बारिश में और ये भी 2 घंटे की बारिश में रास्ता पूरा टूट गया, वापस से खड्डे हो गए और कहीं कहीं पे तो इतना गड्ढा हो गया कि गाड़ी आधी गाड़ी अंदर डूब रही है। अब जरा राजकोट की तस्वीर देखिए। एक दिन पहले ही राजकोट एयरपोर्ट पर लगी कैनोपी टूटने की खबर आई थी। अब गुजरात का ये शहर भारी बारिश से पानी पानी है और
और आइए एक बार फिर से सियासी खबरों का रुख करते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं संसद भवन परिसर से। तस्वीरें मिलना शुरू हो गई हैं। विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। 11 बजे से आप जानते हैं सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले विपक्षी सांसद जो हैं वो एकजुट होकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, संसद भवन परिसर में जो सदन की सीढ़ियां हैं वहां पर विपक्षी सांसद बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। इंसाफ की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर नारेबाजी संसद भवन परिसर में चल रही है। इसमें टीएमसी के नेता नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं। एक सुर में सब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। राहुल गांधी भी विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और देखिए किस तरीके से यहां जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर ही नारेबाजी यहां संसद भवन परिसर में? बिल्कुल, विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ पिछले कुछ समय में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो। खासतौर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की जो कार्रवाई हुई है। केंद्र में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से पिछले दिनों सीबीआई ने हिरासत में लिया, जब ईडी की हिरासत के दौरान उन्हें निचली अदालत से जमानत मिली, इसके बाद फिर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और फिर सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद इस मसले को आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाया था और तभी तय हुआ था कि सोमवार को प्रदर्शन किया जाएगा। तब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी इसमें जुड़नी थी, लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल जो है वो जमानत पर बाहर है। हालांकि उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो भी मुद्दा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कुछ मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जो विपक्षी राज्य सरकार है और इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं जांच एजेंसियों के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा। मैं लौटूंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आ रहा है, सुनते हैं जरा। ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वेस्ट बंगाल में एक वुमेन के साथ फिर से वो होता है, मारपीट होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम करे और एक्शन लिया जाए। क्रिमिनल लॉज आज इम्प्लीमेंट हो गए हैं। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के लीडर हैं, उनका कहना है कि ये इट विल टर्न इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, वहां पे अरेस्ट हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस तरीके से राजनीतिकरण ना होकर लॉ एंड जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं पालन किया जा रहा है। तालिबान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने बुलडोजर जस्टिस को ऑलमोस्ट एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है। शौर्य गाथाएं उसके ऊपर लिखी जाती हैं, महिलाओं का दुर्व्यवहार होता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्लीज, ईडी, सीबीआई, आईटी का जो मिसयूज हो रहा है, जो खुद एक ट्रायल कोर्ट ने जब उनको बेल दी थी, अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कोई तथ्य नहीं है। अभी हेमंत सोरेन जी को जो बेल मिली है उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा है कोई तथ्य नहीं है। तो दिखा रहा है ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पॉलिटिकल विच हंट है। तो ईडी, सीबीआई, आईटी, इन्हीं का नाम विपक्ष की तरफ से लिया जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। उसी के विरोध में नारेबाजी इस वक्त संसद भवन परिसर में चल रही है। राहुल गांधी भी विपक्ष के इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला पहले ही गरमाया हुआ है, विपक्ष उसको पहले ही जोरदार तरीके से उठा रहा है, और ऐसे में आज नया मुद्दा 3 नए कानूनों को लेकर जिसको अब विपक्ष जोड़ रहा है, कह रहा है ये बुलडोजर न्याय चलने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर जबरदस्त आर पार आज सदन में देखने के लिए मिल सकती है क्या जैनेंद्र, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में? देखिए, सदन में तल्खी तो जरूर दिखेगी क्योंकि विपक्ष के बेंचेस में संख्या बल जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा जो होगी, चूंकि उसमें विपक्ष शामिल होगा, ऐसे में संभावना कम है कि अंदर जो है वो कामकाज प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, अब से कुछ देर पहले वो प्रदर्शन खत्म हुआ है संसद भवन की सीढ़ियों पर। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई, खासतौर पर केजरीवाल के मसले को लेकर के इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए। फिलहाल सारे सांसद अब सदन के अंदर जा चुके हैं। जहां तक आपराधिक कानूनों में बदलाव की
बात है, तो उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। अगर आपके पास समय हो, मेरे साथ सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी के बात कर लीजिए। हमें जरा सुनाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसी को लेकर। महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया, ताजिमुल, ये ताजिमुल अक्का जेसीबी, तो ये जेसीबी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये जेसीबी पार्क कहां होती है? ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है। सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो। आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी, ताजिमुल अक्का जेसीबी, ये आपके यहां पार्क्ड है। दूसरा सवाल यह है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। मैं पूछना चाहूंगा, आज जो विपक्षी दल, जो घमंडिया संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके खड़े रहते हैं, क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो इससे सहमत है? ममता बनर्जी, ये मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का, ये मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। यह मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है। और यह मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा, हमने देखा स्वाति मालीवाल जी के साथ भी क्या किया। अब बताइए, जो घमंडिया संविधान पकड़ता है हाथ में, जो संविधान की मूल भावना है, उसको तार तार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में।
महिला की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है और केवल भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इस मुद्दे को उठा रही है और उस महिला और उस युवक के साथ खड़ी है। क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और चिंता की बात यह है कि चाहे वो ताजिमुल हो और चाहे वो हमीदुल रहमान हो, टीएमसी के एमएलए, वो ये नहीं कहते हैं कि ये निंदनीय है, वो इसको सही ठहराते हैं। तो सार्वजनिक स्थल पर जो जोड़े की पिटाई का मामला पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में सामने आया, उसी को लेकर बीजेपी आक्रामक है। कह रही है कि टीएमसी के राज में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा है और पश्चिम बंगाल में ये जेसीबी, ये बुलडोजर वाला एक तरीके से न्याय चल रहा है। शरिया कानून वहां पर हावी है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई है। इस मामले में हालांकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन सियासत इस मामले में गरमाई हुई है।